आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। मक्का जो सऊदी अरब में स्थित है, यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों के पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है और इनकी मृत्यु 632 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मक्का कहाँ पे है? मक्का कहाँ पे है? तो यह सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था तो किनके द्वारा किया गया था? तो ये अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक, ऋग्वेद में उल्लेखित भरत यानी कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक, कुछ विद्वानों के अनुसार जैसे कि ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र यानी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा था। लेकिन आगे ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया और यूनानियों ने इसको इंडिया कहकर संबोधित किया था। ठीक, भारत यानी हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण की बात करेंगे। ठीक है, तो यह 712 में ईस्वी में किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, बट यह पराजित हो गया था और यह मारा भी गया था। ठीक है, इसके बाद फिर इराक के हकीम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को किस पर? तो सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, और भारी संघर्ष के बाद 712 ईस्वी में ठीक है सिंध पर विजय प्राप्त कर लेता था। और उस समय सिंध पर किसका? तो दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ किसमें? तो चचनामा में अरबों की सिंध विजय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी यानी सिंध पर विजय कब हुआ था? तो यह 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। यह 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किया था, किंतु कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो कौन थे? तो ये अरब वासी थे यानी अरब के थे। ठीक है, सर्वप्रथम अरब के मुसलमानों का आक्रमण 636 में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा के कहाँ? तो खलीफा उमर के समय बम्बई के निकट थाने पर हुआ था। ठीक है, थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। बाद में भारत पर पहला सफल आक्रमण, ठीक है सफल आक्रमण पूछेगा तो ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, और खलीफा अल वालिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। ठीक है, और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था और इसने सिंध 712 ईस्वी में और मुल्तान 713 ईस्वी में जीता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम था क्या था? तो ये अरब था। ठीक है, ये अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? तो ये अरब का था। ठीक है, आगे मोहम्मद बिन कासिम ये अरब का निवासी था। वह इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था। ठीक है, जिस समय इसने सिंध पर आक्रमण किया और वहाँ का शासक दाहिर था। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार, ठीक है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कहाँ थी? यह क्या थी? ठीक है, तो यह अरोड़ था। कहाँ पे? तो अरोड़ था इसकी राजधानी। ठीक है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध की राजधानी अरोड़ थी। ठीक, ध्यातव्य है कि चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में चच यानी राजवंश के इतिहास तथा अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? तो अलप्तगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी था। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? तो गजनी को अपनी राजधानी बनाता है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में किसका? तो हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक विस्तृत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कथन और निष्कर्ष पर है, ठीक है। कथन और कारण। कथन देखते हैं, ए मोहम्मद, ठीक है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है। और आर में इसका कारण है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे कोट दिया हुआ है। ए आर दोनों सही है, ए आर का सही व्याख्या, तो इसका ए ऑप्शन आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। इसका विश्लेषण देखते हैं, ठीक है। महमूद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या था, तो अस्थायी मुस्लिम सेना की स्थापना करना नहीं था, बल्कि क्या था, तो मात्र लूटपाट करना था, ठीक है। लूटपाट, धन की प्राप्ति करना, ये सब था, ठीक है, न कि अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन चंदेल शासक महमूद गजनी से पराजित नहीं हुआ था, ठीक है। गजनी से पराजित नहीं हुआ था, तो कौन था, तो ये विद्याधर गजनी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में होता है। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला, न हार हुआ न जीत हुआ। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण क्या होता है, तो रात्रि के अंधकार में, ठीक है, रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। महमूद गजनी भी लौट गया, ठीक है। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालिक भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था, ठीक है। महमूद गजनी का सामना किया था, तो कौन, अभी देखें, विद्याधर ने किया था, ठीक है, जिसका परिणाम कुछ नहीं निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था, ठीक है, तो ये उत्बी था, दरबारी इतिहासकार, ठीक है। आगे आते हैं, महमूद गजनी क्या था, तो ये शिक्षित और सभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था, ठीक है, विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार कौन, उत्बी था। उसने किताब उल यामनी अर्थात तारीख ये यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, शाहनामा का लेखक यानी फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था, तो किसके दरबार से संबंधित था, देखते हैं। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी है, तो चलिए दूर करते हैं कन्फ्यूज़न को, ठीक है। दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्या है त्रुटि, देखते हैं। क्योंकि जो शाहनामा के लेखक फरिश्ता ना होकर कौन है, तो फिर दोषी है, और यह महमूद गजनी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था, ठीक है। इससे पूर्व की होमर की उपाधि दी जाती थी। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर बी होगा, ठीक है। जबकि फरिश्ता है वह तारिक ए फरिश्ता, ठीक है, तारिक ए फरिश्ता या गुल हसन इब्राहिमी नामक पुस्तक या किताब लिखी, ठीक। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह यानी अस्तराबादी फरिश्ता था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह के दरबार में रहा था, बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शाहनामा के लेखक कौन था, तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी था, ठीक है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। नेक्स्ट इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला, ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा यानी प्राचीन नाम जिसको ख्वारिज्म है का रहने वाला था। वह महमूद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अल बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, ठीक है, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। जैसे में कौन क्षेत्र था, आगे देखते हैं। जैसे में खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणितज्ञ, धर्म और धर्मशास्त्र, ठीक है, यानी मल्टी टैलेंटेड था ये। इन्हीं रुचियों ने उन्हें भारत की तत्कालिक धार्मिक संस्कृति स्थिति के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। उसने संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक है, संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसके ब्रह्मगुप्त, बलभद्र, ठीक है, और ब्राह्ममिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण, वायु पुराण को उद्धृत किया। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ये हिंद की रचना की थी। किसने? तो अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ये हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड साक्ची यानी सचाऊ ने अरबी भाषा में, ठीक है, इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था, ठीक है, हिंदी में, और ये अंग्रेजी में सब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार, ठीक है, प्रथम इतिहासकार कौन था? तो ये अल बरूनी था। नेक्स्ट है, अल बरूनी भारत आया था कब? तो 11वीं शताब्दी में यह भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो ये अल बरूनी ही था। मोहम्मद गजनी के साथ ये भारत आया था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सही नहीं है? तो यह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी उसका ग्रंथ उस समय जीवंत भारत से पढ़ा था, ये सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है, अभी ऊपर में पढ़े थे। और वह त्रिकोण मिति का विशेषज्ञ था, यानी ये भी अभी ऊपर में पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? ठीक है, तो कौन किया था? तो ये भीमदेव किया था, ठीक है। जब मोहम्मद बिन गजनी सोमनाथ पर आक्रमण किया था, उसके टूट फूट किया था, तो उसके बाद उसका पुनर्निर्माण कौन करता है? तो ये भीमदेव ही करता है उसका पुनर्निर्माण। इसका विश्लेषण देखते हैं। महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी के बीच करता है, और वहाँ का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम था, ठीक है। और महमूद मंदिर में अतुल्य संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री वेवराल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, आगे देखते हैं। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देवी मंदिरों में से एक है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया था। तीसरा है, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी आज के मंदिर की स्थापना यानी राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। तो ये केवल 1 और 2 सही है, ठीक है, बाकी ये 3 गलत हैं। करता है राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन कोई दूसरा राष्ट्रपति रहता है, ठीक है। चलिए विश्लेषण देखते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में अरब सागर के तट पर अवस्थित है। श्री सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक है। इन मंदिरों का उल्लेख अल बरूनी द्वारा अपने यात्रा वृत्तांत में किया गया था। ध्यातव्य कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर के प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा किया था, ठीक है। इस तरह विकल्प ए सही है, ठीक है, न कि एस राधाकृष्णन सही था। उल्लेखनीय कि महमूद गजनी ने 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ठीक है। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ये महमूद गजनवी ने किया था, ठीक है। संस्कृत मुद्रा के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनी ने जारी किए थे, ठीक है। महमूद गजनी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ 2 अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित था। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था और दूसरी तरफ यह संस्कृत भाषा में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? ठीक है, यानी नॉर्थ इंडिया को जीता था। तो किसने जीता था? तो यह शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने जीते। इसका विश्लेषण, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। पूछता क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1175 ईस्वी में। कहाँ पर? तो यह मुल्तान पर हुआ था। और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा
पूर्व विभाजित राज्य रक्षा करने के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया और 1178 ईस्वी में गुजरात पर, ठीक है, पूछता है कि गुजरात पर आक्रमण कब करता है, तो 1178 में करता है। और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और पराजय हुई। तथापि तराइन के दूसरे युद्ध में यानी 1192 में पृथ्वीराज की हार होते हैं। उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो किसने? तो मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। यानी मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? यानी सबसे पहले मूलराज द्वितीय ने पराजित करता, ठीक है। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला करता है, ठीक है, और उसे परास्त कर दिया। गोरी की यह भारत में पहली पराजय थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली जहाँ रहेगा ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, तो जयचंद को किस में? तो चंदवार के युद्ध में ये पराजित करता है। कब? तो 1194 में जो होता है सो। नेक्स्ट है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदवार वर्तमान कहाँ पे? तो यह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदवार के युद्ध में पराजित किया गया था? तो कौन? तो जयचंद चंदवार के युद्ध में। कब? 1194 में, ठीक है। 1194 में चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किससे पराजित किया था? तो यह भी देखें, ठीक है, तो यह जयचंद हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किया था, कौन सा युद्ध था? तो यह तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसके कारण भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 1192, विश्लेषण देख लेते हैं। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना होती है, जिसमें गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत होती है, ठीक है। और यही युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। निम्नलिखित नामों का कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट्स के सही उत्तर प्राप्त करें, ठीक है। मतलब इसमें से पहले कौन होता है, यानी काल क्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पहले कौन हुआ था, उसके बाद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले आपका कौन हुआ था? तो पहले आपका हुआ था महमूद गजनी आता है, ठीक है। उसके बाद 3 यानी मोहम्मद गोरी, उसके बाद चंगेज़ खान, फिर उसके बाद कौन? तो तैमूर। विश्लेषण, 999 से 1087 ईस्वी के बीच महमूद गजनी ने भारत पर कितना? तो ये 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। उसके बाद शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 में करता है और 1205 ईस्वी में वह बराबर यानी साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। और चंगेज़ खान के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह के पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मांगबरनी सिंधु नदी के तट पर आया था। सुल्तान नसरुद्दीन शासन के काल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो किसका? तो मोहम्मद गोरी, ठीक है। यानी मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरे तरफ कलमा जो अरबी भाषा में कुछ खुदा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम अख्ता यानी इक्ता प्रदान किया था, किसने? किसको किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था,
ठीक है। मोहम्मद गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही ये उत्तर भारत में इक्ता यानी जो अक्ता इसको बोलते हैं प्रथा स्थापित हो गई और 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत में विजित भागों पर अपना प्रशासन संभाला। भारत में मोहम्मद गौरी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। यानी प्रथम इक्ता पाने वाला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हुआ था। और किसने देता है? तो मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ठीक है, तो कौन? तो ये बख्तियार खिलजी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करता है? तो ये बख्तियार खिलजी करता है। ठीक है, विश्लेषण है इसका। मोहम्मद गौरी ने एक साधारण दास इख्तियार उद्दीन बिन, ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, इसने बिहार की विजय की तथा नालंदा विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर डाला। ठीक है, यानी बख्तियार खिलजी इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। उसने 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण करता है। ठीक है, और वहाँ का शासक कौन? तो लक्ष्मण सेन था और बिना युद्ध किए वहाँ से भाग निकलता है। ठीक है, और तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट करता है और राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया और लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल में यह शरण ले लेता है और वहीं पर कुछ समय तक शासन करता रहा। ठीक है, इख्तियारुद्दीन ने संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं करता क्योंकि वहाँ से वो भाग जाता है तो जीता भी नहीं है। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है। किसको? तो ये लखनौती को अपनी राजधानी बनाता है और इसने बिहार में, ठीक है, तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना था। इसे ही तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना था। कहाँ में? तो बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, ठीक है, प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को ध्वस्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वही बख्तियार खिलजी ही था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? ठीक है, तो नालंदा बिहार का विध्वंस यानी किसने ध्वस्त किया था? तो वही बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, यानी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर ए। इसका विश्लेषण नहीं दिया हुआ है। 38 प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए दिए गए इसमें कथन ए और दूसरे का कारण दिया हुआ है, तो पहले इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा था और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए आर दोनों सही है और तथा कारण आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ था जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना होता है और बाद में भारत भूमि के अंदर तक प्रवेश पाने का श्रेय सुल्तान महमूद गजनी को प्राप्त हुआ। ठीक है, जबकि भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय, ठीक है, संस बनी वंश के मोहम्मद गौरी को प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है, भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तर भारत में, ठीक है, यानी उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य का न होना, ठीक है, तुर्कों के विरुद्ध असफलता का एक प्रमुख कारण था। और डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार, यानी एल श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ठीक है, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन, भारतीयों की तुलना में तुर्कों की राजनीति, ठीक है, सैनिक संगठन, साधन आदि दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है।